हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास की चैप्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में हम एलिमेंट्री शेप्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और लेंगे। चैप्टर नंबर 4 में भी हमने शेप्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी, पॉलीगन्स वगैरह। इस वाले चैप्टर में हम मेनली ट्राइंगल, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स इनके बारे में जानकारी करेंगे और लास्ट में डिफरेंट टाइप के जो पॉलीगन्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो चेक करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये स्टेप दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल्स की हेल्प से मेज़र किया जाता है। तो सपोज़ ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको हमें मेज़र करना है, इसकी लेंथ को मेज़र करना है कि ये कितने इंच है या कितने सेंटीमीटर है या कितने मीटर है या कितने फिट है। तो इसको मेज़र करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है रूलर। रूलर के अलावा अपन डिवाइडर का भी इसमें यूज़ करते हैं। तो रूलर और डिवाइडर का यूज़ कैसे किया जाता है, दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स हैं अगर, तो उनको कंपेयर कैसे किया जाता है, ये दोनों चीज़ें अपन देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ आप ये चेक करो कि जैसे ये दो लाइन सेगमेंट दे रखे हैं ए बी और सी डी। क्लियरली हमें दिख रहा है कि सी डी थोड़ा बड़ा है और ए बी थोड़ा छोटा है, यानी कि सी डी इज़ अ लार्जर लाइन सेगमेंट एंड ए बी इज़ अ शॉर्टर लाइन सेगमेंट। तो सी डी लार्जर और ए बी स्मॉलर है, ये हमें कैसे पता चला? बाई ऑब्जर्वेशन, देखकर पता चल रहा है कि सी डी थोड़ा सा बड़ा है और ए बी थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो कभी कभी हम बाई ऑब्जर्वेशन दो लाइंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। कभी कभी बाय ऑब्जर्वेशन दो लाइंस का कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ए बी और सी डी है, अब इनको देखने पर इतना जज नहीं हो पा रहा कि सी डी बड़ा है या ए बी बड़ा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि किसी एक लाइन की ट्रेसिंग करके दूसरी लाइन के उसको पास में ला के रख देंगे। अब दूसरी लाइन के अगर उसको पास में ला कर रख दें, यानी कि इनिशियल पॉइंट को मिला दें, तो फाइनल पॉइंट जिसका छोटा रह जाता है, पास में रह जाता है, वो लाइन सेगमेंट छोटा हो जाता है। जैसे इस ए बी और सी डी को अगर हमने इसे एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, तो हमें यहाँ से अब क्लियरली पता चल जाएगा, ऑब्जर्व करना ईजी हो जाएगा कि जो ए बी है वो बिगर है और जो सी डी है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो जो कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग मेथड है वो इसी को कहते हैं। तीसरा मेथड है कंपेयरिंग का, कि दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लें। तो जिसके लिए वैल्यू बड़ी आएगी वो लाइन बड़ी है और जिसके लिए छोटी आएगी वो वाली लाइन छोटी है। तो इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए हम रूलर और डिवाइडर का यूज़ करते हैं। तो रूलर को यूज़ करने के लिए, जैसे देखो ये इस तरह की चीज़ को रूलर कहते हैं अपन, रूलर या स्केल। ठीक है, तो इस वाले में किसी भी लाइन सेगमेंट को, जैसे मान लो ये लाइन सेगमेंट है अपना ए बी और अपने को इसको मेज़र करना है, तो इसका जो ए वाला पॉइंट है उसको इस स्केल के इनिशियल पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि बी पॉइंट कौन से पॉइंट से कोइंसाइड हो रहा है। तो सपोज़ ये 7 के यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, तो हम कह देंगे कि इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है उसको मेज़र करने के लिए रूलर के फर्स्ट पॉइंट से, इनिशियल मार्कअप पॉइंट से लाइन सेगमेंट के वन एंड को कोइंसाइड करवाते हैं और दूसरा एंड जिस वाले मार्क पर आके रुकता है वही हमारी लेंथ को शो करता है। ठीक है, कभी कभी इसमें थोड़ी सी एरर आ जाती है, क्यों? क्योंकि स्केल की थोड़ी थिकनेस वगैरह होती है, हमारी रीडिंग लेने में भी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है एंगुलर एरर की वजह से। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बेटर तरीका है कि हम डिवाइडर का यूज़ करें। ये डिवाइडर होता है जिसके दो तरफ के एजेस शार्प होते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे खोल सकते हैं अपन, जितना चाहें उतना इसको ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को डिवाइडर कहते हैं। तो इस डिवाइडर का लेंथ मेज़र करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं। सपोज़ ए और बी, इस लाइन सेगमेंट की अपन को लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम इस तरह के डिवाइडर के एक शार्प एज को ए पे रखेंगे और दूसरे शार्प एज को हम बी पे रखेंगे, यानी कि इसे इतना खोल देंगे कि इसका एक शार्प एज ए पे आ जाए और एक शार्प एज बी पे आ जाए। ठीक है, अब इस शार्प एज को रूलर के जितना ही खुला हुआ है ना उतना ही रख के इस एक शार्प एज को रूलर के फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे शार्प एज को रूलर के दूसरे पॉइंट पे रखेंगे। तो फाइनली अपन को ये पता चल जाएगा कि लेंथ कितनी है, क्योंकि कभी कभी इसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है ना, कि जैसे इसका एक शार्प एज बिल्कुल इस पे कोइंसाइड हो पा रहा है और दूसरा शार्प एज 6 पे कोइंसाइड हो पा रहा है, तो इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, जैसे इधर भी दिया हुआ है, सपोज इस ए बी
लाइन सेगमेंट की हमें लेंथ मेज़र करनी है, तो एक शार्प एज को ए पे रखा, दूसरे शार्प एज को बी पे रखा। अब उस डिवाइडर को उतना ही खोल के रखा, पहले वाले शार्प एज को इनिशियल पॉइंट पर डाला और दूसरा वाला शार्प एज जिस पॉइंट तक जा रहा है वहाँ तक देख लिया। तो जैसे यहाँ 2 तक जा रहा है तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है डिवाइडर से करने का। इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। अपन रूलर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ी सी पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाती है, जबकि डिवाइडर में ज़्यादा अच्छे से मेज़रमेंट हो पाता है। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज़ रूलर की मेज़रमेंट अपन को सीखनी है, तो सपोज़ पहला पॉइंट 0 से स्टार्ट करने के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो 3 और 4 के बीच में कहीं आया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 और 4 है उसके बीच में 10 सेगमेंट होते हैं और बिल्कुल थोड़ी सी एक थोड़ी बड़ी साइड होती है, लेकिन 3 और 4 के मार्कअप से थोड़ी छोटी, वो 5 वाली होती है। हर पार्ट 1 मतलब 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर ये इस जगह पे रुका है, यानी कि ये 6 नंबर के पार्ट पे रुका, तो 3 तो कंप्लीट हो चुके और 6 और हैं। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर था पहले वाले मार्कअप पे, यहाँ 4 सेंटीमीटर था और इसके बीच में 1 mm का गैप है। तो 6 नंबर के पे रुका ये, तो 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, तो 3.6 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसे, या कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। ओके, अब एंगल्स वगैरह के बारे में अपन जानकारी करना स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है उसके बारे में तो पिछले चैप्टर में देख लिया। अब एंगल के कौन कौन से टाइप्स हैं वो समझते हैं। तो जैसे देखो, ये एक चीज़ बताई गई है, ये डायरेक्शंस को अपन समझते हैं। यहाँ ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, नॉर्थ की राइट साइड में होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पे खड़ा है और वो ईस्ट की तरफ जाना चाहता है तो वो 90 डिग्री से टर्न करेगा, उसको एक राइट एंगल कहते हैं। फिर अगर वो ईस्ट से साउथ की तरफ जाना चाहता है तो फिर से राइट एंगल में घूमेगा वो 90 डिग्री। ठीक है, 1/4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा उसका, फिर से 1/4 रिवॉल्यूशन होगा जिसको 90 डिग्री राइट एंगल कुछ भी कह सकते हैं, और फिर से 90 डिग्री। तो कंप्लीट अगर ये इस तरह के 4 रिवॉल्यूशंस कर देता है, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है वो 360 डिग्री का है, उसे 360 डिग्री को बोला जाता है कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। अगर 180 डिग्री होता है, यानी कि 2 राइट एंगल, तो उसको हम बोलते स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि इससे चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेटली अपोजिट आ जाती है। जो एक राइट एंगल है वो होता है 90 डिग्री, इसको 1/4 रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो 90 डिग्री और राइट एंगल एक ही बात है, 1/4 रिवॉल्यूशन या 1/4 कंप्लीट एंगल के इक्वल होता है ये। और अगर स्ट्रेट एंगल के टर्म्स में कंपेयर करे जाएं तो 1/2 स्ट्रेट एंगल होता है ये, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है तो उसका हाफ है ना ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होता है राइट एंगल, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, और 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। इनके बीच में कुछ एंगल और होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, है ना, 90 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, क्योंकि 90 तो राइट एंगल हो गया, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं अपन एक्यूट एंगल। राइट एंगल से छोटा, 0 से बड़ा। ठीक है, अगर एंगल 90 है तो राइट एंगल हो गया। अगर 90 से लेकर 180 के बीच में है तो उसको बोलेंगे अपन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एंगल 180 है तो स्ट्रेट हो गया। अगर 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल से कंप्लीट एंगल के बीच में है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो उसे बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और अपन 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, 180 डिग्री को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री को हम बोलेंगे राइट एंगल। ओके, तो इस तरीके सभी तरह के एंगल्स के बारे में हमें पता चल गया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस नाम से जाना जाता है, राइट। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत में इन्हीं चीज़ों के बारे में दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो देखो, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द एंगल लार्जर देन अ राइट एंगल बट स्मॉलर देन 2 राइट एंगल्स आर स्ट्रेट
आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे? कंप्लीट एंगल से छोटा और स्ट्रेट एंगल से बड़ा। ठीक है, अब बात तो ये है कि हम इनको मेज़र कैसे करें, कौन सा तरीका है जिससे एंगल को मेज़र किया जा सकता है। तो एक तरीका तो है ये वाला तरीका केवल एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल को जानकारी करने के लिए है। इसको बोलते हैं RA टेस्टर की हेल्प से। तो ये वाला जो टूल है इसको बोलते हैं RA टेस्टर। ये एल शेप का होता है। अगर दो लाइंस इसके बिल्कुल कोइंसाइड करती हुई आती है तो वो 90 डिग्री का है। अगर वो थोड़ा सा राइट में अलाइन हो जाती, लेफ़्ट में अलाइन हो जाती है तो वो बड़ा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर वो लेफ़्ट में अलाइन हो जाती है तो फिर वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो जैसे अपन को दो इस वाले एंगल के बारे में जानकारी लेनी है कि ये एंगल किस तरह का है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस वाले टूल को उठाएंगे और इसके एक पोर्शन पे अलाइन कर देंगे। ये चीज़ अलाइन होने के बाद ये दूसरी वाली जो साइड है, अगर ये इसके अलाइन में है तो राइट एंगल है, अगर ये इससे थोड़ी सी लेफ़्ट साइड में है तो ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये वाली लाइन इसके कंपैरिजन में राइट साइड में है तो फिर ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो ये जो RA टेस्टर है, राइट एंगल टेस्टर, इससे ही पता चल जाता है कि 90 डिग्री में ये है या नहीं। अगर 90 डिग्री में नहीं है तो अब ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ये भी इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, RA टेस्टर नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन यहाँ से केवल इतना पता चला कि 90 डिग्री है या नहीं, पर एग्जैक्ट एंगल कितना है अगर ये पता लगाना है तो हमें प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो प्रोट्रैक्टर कैसा शेप होता है? एक स्ट्रेट लाइन नीचे होती है और एक कर्व लाइन ऊपर होती है। ये जो कर्व लाइन है इस पे 180 सेगमेंट्स होते हैं 1 डिग्री के, 0 से लेकर 180 तक, जो दो शेप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ऊपर भी 1 से 180, 0 से 180 तक होता है ना, और नीचे भी 0 से 180 तक होता है। इस वाले टूल के सेंटर में एक लाइन मार्कअप होता है जिसको यूज़ करते हैं एंगल मेज़र करने के लिए। तो ये प्रोट्रैक्टर को कैसे काम लेते हैं वो एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं। पहले आप प्रोट्रैक्टर का शेप देख लीजिए। प्रोट्रैक्टर ऐसा होता है, एक कर्व लाइन है, नीचे स्ट्रेट लाइन है, सेंटर में एक मार्कअप होता है और ऊपर 0 से लेकर 180 तक दिया हुआ है, और एक और नीचे वाला स्केल और है जिसमें 0 से 180 डिग्री तक दिया हुआ है। अब अगर हमें कोई भी एंगल मेज़र करना है, सपोज़ हमें ये मेज़र करना है, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट A है, ये B पॉइंट है और C पॉइंट है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो A पॉइंट है ये AB रे में भी है और AC रे में भी है। तो ये पॉइंट को बोला जाता है कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट या जॉइनिंग पॉइंट। तो एंगल मेज़र करने के लिए हम जो इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर मार्कअप पॉइंट, इसको जॉइनिंग पॉइंट पे रखते हैं। अब ये देखते हैं कि किधर वाला एरिया अपन को लेना है। अगर मान लो ये जो जॉइनिंग पॉइंट है उसके राइट में एंगल बन रहा है, ठीक है, तो अगर राइट में एंगल बन रहा है तो इस फिगर D वाले फिगर का या प्रोट्रैक्टर वाले फिगर का अपन नीचे वाला जो स्केल है वो यूज़ करेंगे। और अगर जो फिगर है जॉइनिंग पॉइंट उसके लेफ़्ट में एंगल बन रहा है तो अपन अप वाला जो स्केल है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब स्केल कौन सा यूज़ करेंगे ये तो हमें पता चल गया, कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको उठा के हम यहाँ लाएंगे, इसके मार्कअप को यहाँ रखेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्कर को अपन ने यहाँ पे रखा तो ये वाली जो लाइन है वो इससे कोइंसाइड हो जाएगी और ये वाली जो लाइन है वो इस तरीके से कहीं जाएगी। अब जाकर ये जिस वाले एंगल पे मिलेगी, जैसे यहाँ पे कहाँ पे मिली हुई है, देखो 58 डिग्री पे मिली हुई है ना। यहाँ आप ध्यान से देखें तो 60 डिग्री से थोड़ा सा पहले है, 50 और 60 के बीच में। और फिर और आगे देखेंगे तो ये 2 पॉइंट्स पहले है, 1 2, तो 2 पॉइंट्स पहले है तो ये एंगल 58 डिग्री का हो गया। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इस तरीके से एंगल मेज़र किया जा सकता है। अब कुछ और डेफिनेशन से जो हम देख लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोला जाता है? दो लाइन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि राइट एंगल बन रहा है या 1/4 रिवॉल्यूशन बन रहा है, तो उन्हें परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल्स के कुछ क्लासिफिकेशन से वो देख लेते हैं। ट्राइंगल में साइड की लेंथ के अकॉर्डिंग भी अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और एंगल्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसे बोला जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, जैसे ये वाली और ये वाली, कोई सी भी दो साइड इक्वल है, तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल।
और अगर तीनों ही साइड अनइक्वल है तो उसको बोलेंगे अपन स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल तीन टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ देयर साइड्स। वन इज स्केलेन ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड्स की लेंथ अनइक्वल हो, वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो और वन की अनइक्वल हो, और एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो। तो ये तीनों टाइप का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया। एंगल के हिसाब से भी ट्राइंगल होते हैं। अगर तीनों एंगल एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं तो ऐसे ट्राइंगल को अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो ऐसे को बोलेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि OA। ये AA एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल कुल मिला के 6 टाइप के अपन ने यहाँ पे देखे हैं। स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये तीन तो है साइड्स के हिसाब से और एंगल के हिसाब से, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यही दे रखा है टाइप ऑफ ट्राइंगल एट द बेसिस ऑफ साइड्स, ये तीन है स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट एंगल और राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है भाई। अब आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऐसा क्लोज कर्व जिसमें 4 साइड्स हों। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों उसको अपन क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो डेली लाइफ में हम देखते हैं जैसे फ़ोटो फ्रेम हो गया, काइट का ऊपर वाला पोर्शन हो गया, बेडशीट हो गई, टेबल का ऊपर टॉप हो गया, ये सभी अपने क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से एक स्पेशल टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी चारों साइड 4 साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल लेंथ की होती है। दूसरा, इसके जो सारे एंगल्स हैं वो 90 90 90 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। इसके अलावा जो इनके डायगोनल्स की बात करें, आप कहेंगे कि डायगोनल्स होते क्या हैं, तो डायगोनल्स होते हैं अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन। जैसे ABCD, ये चारों पॉइंट्स को जहाँ पे लाइंस मिलती है ना उन्हें वर्टिसेस बोलते हैं, और अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइंस मिलाती है उन्हें डायगोनल बोलते हैं। तो ये जो डायगोनल होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं स्क्वायर के लिए। दूसरा, ये 90 डिग्री का एंगल जहाँ ये कट करते हैं ना वहाँ बनाते हैं। और तीसरा, ये जहाँ पे कट हो रहे होते हैं वहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जितनी है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी उतनी ही है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जितनी है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी उतनी ही है। तो जो स्क्वायर होते हैं उनके दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे भी हैं और साथ के साथ इक्वल पार्ट्स में दोनों को डिवाइड भी कर रहे हैं, और साथ के साथ ये दोनों इक्वल भी हैं। जब अपन इसकी बात करें स्क्वायर की, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो ओनली अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है। पास पास वाली साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड और इन साइड्स को बोलते हैं अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है। तो ये इसके इक्वल है, ये वाली है इसके इक्वल और ये वाली है इसके इक्वल। ठीक है, साथ में इसमें भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये एंगल 90 डिग्री होना अब इसमें कंपलसरी नहीं है। स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है पर एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है लेकिन चारों साइड्स इक्वल हैं। जो डायगोनल्स हैं इसके अनइक्वल हैं, लेकिन डायगोनल्स की डायगोनल्स तो अनइक्वल हैं लेकिन एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो ये करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे तो आते हैं और जहाँ कट करते हैं वहाँ इक्वल एरिया में भी इक्वल पोर्शन भी होता है। मतलब अपन यूँ तो कह सकते हैं कि इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन की लेंथ इक्वल है। इसी तरह से ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन की लेंथ भी इक्वल है। तो लेंथ तो इक्वल है पर ना तो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं ना ही आपस में इक्वल हैं। रोम्बस की एक और स्पेशल बात है कि इसके जो अपोजिट एंगल हैं, जैसे ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं,
और जैसे ये इक्वल, ये एंगल है, ये एंगल के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं। अपन ने देखा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारे 90 डिग्री हैं, लेकिन रोम्बस में केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, साइड सारी इक्वल होंगी, डायगोनल्स अनइक्वल हो सकते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। फिर रोम्बस के बाद एक और पोर्शन आता है, वो है पैरेललोग्राम। इसमें भी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी, लेकिन एडजेसेंट साइड जो है, पास पास वाली साइड, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो इक्वल नहीं होती है। एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होना नहीं होंगे, लेकिन जैसे रोम्बस में था कि अपोजिट साइड के जो एंगल हैं वो इक्वल आएंगे, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल आते हैं। डायगोनल्स जो हैं इनके क्या करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में बाइसेक्ट भी करता है, परपेंडिकुलर भी होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं होते। उसी तरह से रोम्बस में बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, लेकिन इसमें ओनली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, 4 चीज़ें तो हो गई। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ वैसे मैंने आपको बता दी, उसके बाद आप ये कह सकते हो स्क्वायर इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे? स्क्वायर कैसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो, जिनकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो, ऐसे पैरेललोग्राम को अपन क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, अब एक और तरह का क्वाड्रिलेटरल आता है, उसका नाम है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, लेंथ अनइक्वल हो सकती है उसकी, ठीक है, अनइक्वल ही होगी बेसिकली, और बाकी जो 2 लाइंस हैं, 2 साइड्स बची, वो पैरेलल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स वगैरह हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो ये पैरेलल साइड्स हैं, ये 1 पेयर बनता है और उनकी लेंथ भी अलग अलग होती है। इसका शेप ऐसा भी कुछ बन सकता है, जैसे ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन लेंथ अलग है ना, ऐसा भी बन सकता है। ये दोनों पैरेलल है पर लेंथ अलग है, और वैसा भी बन सकता है जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे ये दोनों। ठीक है, तो ये पैरेलल तो हैं पर अनइक्वल लेंथ के हैं, तो इक्वल लेंथ नहीं हो सकती, अनइक्वल लेंथ होगी। और एक और लास्ट शेप आता है इसमें, काइट शेप या वी शेप। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 इक्वल लेंथ की लाइन बनाते हैं, फिर इधर से भी 2 इक्वल लेंथ की लाइन बनाते हैं, फिर इनके डायगोनल बनाते हैं। तो डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये लाइन और ये लाइन सेम लेंथ की है, तो ये डायगोनल, अगर इस वाले डायगोनल पर फोकस किया जाए तो ये डायगोनल इसको ऐसे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाले ट्राइंगल में, एक ये नीचे वाले ट्राइंगल में। तो ऊपर वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि 2 साइड इक्वल है, और नीचे वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि 2 साइड इक्वल है। लेकिन अगर इस वाले डायगोनल की बात करते तो फिर वो इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोई साइड इक्वल नहीं है। तो जो काइट शेप है उसमें दोनों में से एक डायगोनल ट्राइंगल को किस में डिवाइड करता है, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल में डिवाइड करता है। वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड द काइट इनटू 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल, डायगोनल ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये और ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। काइट में और क्या खास बात है कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है ये इक्वल है, इसी तरह से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल है ऐसा नहीं है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ऐसा भी नहीं है, केवल क्या है कि डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं। पॉलीगन पिछले चैप्टर में भी हमने देख लिया था कि पॉलीगन क्लोज कर्व होता है जिसमें स्ट्रेट एजेस होते हैं। कितने एजेस हैं उसके हिसाब से पॉलीगन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया था कि रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल हों, और इरेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनके साइड्स इक्वल नहीं हो। तो ट्राइंगल किन्हें कहेंगे, जिसमें 3 साइड हो, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6, हेप्टागन होता तो 7, ऑक्टागन है तो 8, नोनागन होता तो 9 और डेकागन होता तो 10। तो जिसमें जितनी साइड होती है उसके हिसाब से उनका नाम अलग अलग रख दिया जाता है। अब नेचर में कौन सी चीज़ किस शेप में मिलती है अगर अपन ये देखें तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे बी हाइव से, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता है ना, उस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर छत्ते पे इस तरह के होल्स होते हैं। इन होल्स को हेक्सागन होल्स बोल सकते हैं अपन। इसी तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी पक्का। ठीक है, तो इसमें 6 साइड्स है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। तो जो बी हाइव्स है, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें इस तरह के होल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए वो हेक्सागन शेप का मिलेगा। जो हमारा फुटबॉल होता है, फुटबॉल में पेंटागन्स देखने को मिलते हैं, और फुटबॉल में ही वैसे हेक्सागन भी देखने को मिलते हैं। देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6, तो फुटबॉल के अंदर पेंटागन भी होते हैं और हेक्सागन भी होते हैं। फिर इसके बाद ऑक्टागन की अगर बात करें तो ये देखो, ये जो स्टॉप का साइन बना हुआ है, 2 2 4 5 6 7 8 साइड्स हैं, तो ये ऑक्टागन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो अम्ब्रेला है वहाँ से डेकागन आ जाएगा। थैंक यू।